ठीक है भाई। तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन। ठीक है, अभी सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन क्या है ये पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसका ये बाप है, सीधा सीधा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसका ये, अगर हम सीधे वर्ड्स में बोले तो ये उसका बाप है। क्यों? क्योंकि देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम लोग सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन में करते हैं, राइट? ये तो आपको पता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन में करते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब कैसे, मान लो कोई मेल स्पैम है या नॉट स्पैम है, ये पता करने के लिए हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ करते हैं। कोई किसी भी आदमी को कैंसर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, इसके लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करते हैं। चाहे मान लो कोई जो है बंदा वो पास किया है या फेल किया है, ऐसी चीज़ों को पता करने के लिए हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ करते हैं। लेकिन ये तो बाइनरी क्लासिफिकेशन हुआ। अच्छा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इक्वेशन क्या होता है? मान लो हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में दो ही क्लासेस होते हैं, या तो क्लास 1 जिसको हम लोग y=1 से डिनोट करते हैं, और एक होता है क्लास 0 जिसको y=0 से डिनोट करते हैं। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। ठीक है, तो p ऑफ y=0 निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/1 प्लस e⁻w ट्रांसपोज x। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, है ना? और अगर p ऑफ y=1, इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे कोई पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/1 प्लस e⁻, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं, w ट्रांसपोज x। ठीक है, सो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब एक चीज़ ध्यान से देखना, अब एक चीज़ आप ध्यान से देखना, जो डिसीजन बाउंड्री होता है वहाँ पे दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है डिसीजन बाउंड्री में, ये वैसे बात की बातें हैं। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान से देखो, अगर आपको क्लास 1 में आना है तो इसकी जो वैल्यू है -w ट्रांसपोज x, इसका वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये क्लास 1 में आएगा। और अगर आपको क्लास 0 में आना चाहिए, आपको आना है, तो w ट्रांसपोज x का जो वैल्यू है ये 0 से छोटा होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज थोड़ा सा गला ख़राब है इसीलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन आई होप आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम लोग मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन करते हैं, मल्टी क्लास यानी 2 से ऊपर के क्लासेस हैं, ठीक है, मान लो मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सॉफ्टमैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन का क्या मतलब है? जैसे मान लो, अगर मैं बताता हूँ, मान लो ऐसा कुछ हमारा है, यहाँ पे हमारे सब बॉल्स हैं, कुछ ऐसे बॉल्स टाइप के हैं, फिर मान लो हमारे पास यहाँ पे प्लस साइंस है, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्लस साइंस वगैरह हैं ऐसे, और मान लो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्रॉसेस हैं, क्रॉसेस इस तरह से क्रॉसेस हैं। तो क्या मैं इसको एक लाइन से सेपरेट कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा सकता हूँ तो क्या मैं सारे क्लासेस को सेपरेट कर सकता हूँ? नहीं भैया, मैं सेपरेट नहीं कर सकता। तो मुझे यहाँ पे कितने हाइपर प्लेन, क्या इस एक लाइन को हम एक हाइपर प्लेन कहते हैं, क्या हम लोग एक हाइपर प्लेन से पूरी सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, तो हमें और एक हाइपर प्लेन की ज़रूरत होगी। चलो मान लो ये वाला, तो यहाँ पे 2 हाइपर प्लेन लगे, क्या हम लोगों ने 2 हाइपर प्लेन से पूरी क्लासीफाई कर दिया? बिल्कुल कर दिया। तो मान लो ये जो हाइपर प्लेन है इसका एक इक्वेशन है, मान लेते हैं x1 - x2 > 0, मान लेते हैं ये इस हाइपर प्लेन का इक्वेशन है। और इस हाइपर प्लेन का भी एक इक्वेशन होना चाहिए, वो क्या है? चलो मान लेते हैं x1 + 2x2, ठीक है, -3 > 0। ये हो गया दूसरे हाइपर प्लेन का इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग एक से ज़्यादा हाइपर प्लेन का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग सारे क्लासेस को ठीक ठाक तरीके से सेपरेट कर सकें। ठीक है, तो यही है हमारा, तो यहाँ पे हमारा मल्टीपल जो है हाइपर प्लेन्स की ज़रूरत होती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन, या इसे हम बोलते हैं सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन। ठीक है, सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन, बस लॉजिस्टिक का नाम हटा के हम लोग सॉफ्टमैक्स रख देते हैं जब हमारे जो है क्लासेस 2 से ज़्यादा हो जाते हैं। समझ में आया? बहुत सही बात है, अगर समझ में आया होगा तो एकदम सिंपल सा ही बात है यार। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखना, ठीक है, क्या? मान लो बेसिकली हमारा जो सॉफ्टमैक्स का रोल है, सॉफ्टमैक्स का गोल क्या होगा? जो हमारा सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन है इसका गोल क्या है? इसका गोल क्या है यार? ये जो हमारा सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन है इसका गोल क्या है? बेसिकली हमारे पास जो भी डेटा पॉइंट होगा, मान लेते हैं हमारे पास n नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं, n क्लासेस होगा, राइट, n क्लासेस हैं, और हमारे पास जो भी डेटा पॉइंट है वो इन्हीं n क्लासेस में से किसी एक क्लास में बिलोंग करेगा। मान लो एक डेटा पॉइंट है जो है हमारा x1, x2, मान लेते कोई एक ठो डेटा पॉइंट है,
तो ये ऑब्वियसली इन्हीं इन क्लासेस में से किसी एक क्लास में बिलोंग करेगा। तो सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन का काम यही है कि इसको करेक्ट क्लास में डालना है, ठीक है। मान लो बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं, तो ये पॉइंट किस क्लास में बिलोंग करता है, ये किस बाप का बेटा है, ठीक है, उस बाप के पास इसको डालना है, यानी उस क्लास के अंदर इस पॉइंट को डालना है। यही होता है हमारा सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन का काम, ठीक है। सो ये बात है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको समझ में आना पड़ेगा। वैसे इतना आपको समझ में मतलब जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, जो है नंबर ऑफ़ क्लासेस हम मान लेते हैं, नंबर ऑफ़ क्लासेस हम मान लेते हैं k है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास जो वेट वेक्टर्स हैं, वेट वेक्टर्स यानी क्या, W1 मान लो, W2, W3 ऐसे करते करते Wn, ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं वेट वेक्टर्स, ठीक है। मान लो हमारे पास k नंबर ऑफ वेट वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेट वेक्टर्स, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग चीज़ है। नंबर ऑफ वेट वेक्टर्स हम मान लेते हैं कितने हैं, k है, ठीक है, बहुत सही बात है। तो और हमारे पास नंबर ऑफ हाइपरप्लेन्स वो भी k है, यानी सेपरेट करने के लिए हम लोग k लाइंस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ हाइपरप्लेन्स वो भी k है। तो हम कैसे, कौन सा क्लास में जाएगा कोई एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट जो है, अगर हमारे पास k क्लासेस हैं, k नंबर ऑफ वेट वेक्टर्स हैं और k नंबर ऑफ हाइपरप्लेन्स हैं, तो कोई भी पर्टिकुलर डेटा पॉइंट किस क्लास में जाएगा ये हम कैसे समझेंगे। इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर्गमैक्स ऑफ WK इंटू जो डेटा पॉइंट है वो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मुझे पता है आपको घंटा कुछ समझ में नहीं आया होगा। x यहाँ पे क्या है, इनपुट है। मैं जैसे ही एग्जांपल्स कराऊंगा आपको ये फॉर्मूला बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। आपको इतना तो समझ में आ गया x क्या है, इनपुट है। अब x x1 x2 हो सकता है, अगर r² में हुआ तो x1 x2 होगा, अगर r³ में हुआ तो x1 x2 x3 होगा, 3 डायमेंशनल स्पेस होगा। तो वो हम बाद में देख लेंगे, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको क्लासेस में डालना है, ठीक है। मैं अभी आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। हम आराम से हम न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर होती जाएंगी। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है क्लास ए, जो दूसरा ऑप्शन है वो है क्लास बी, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है क्लास सी। चलिए देखते हैं, एकदम मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। देखो क्या बोला है, वी ट्रेंड ए 3 वे लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, यानी हमारा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल है वो 3 क्लास क्लासीफायर है, 3 क्लासेस में डिफ्रेंशिएट कर सकता है। एंड ऑब्टेन द वेट्स WA, ये पहला वेट वेक्टर है, WB दूसरा वेट वेक्टर है और WC तीसरा वेट वेक्टर है। व्हाट लेबल वुड बी गिवन टू द पॉइंट 0 1 1, ये हमारा क्या है, इनपुट है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, WK इंटू एक्स, और इसका मैक्सिमम लेना है। तो बेसिकली देखो बहुत सिंपल चीज़ है। आपको पहले ये जो वेट वेक्टर दिया हुआ है WA, बेसिकली इसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ। WI ट्रांसपोज लेना होगा इंटू जो हमारा इनपुट है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। और ऐसे हमें 3 क्लासेस हैं, तो इसके लिए एक बार करना होगा, इसके लिए करना होगा, इसके लिए करना होगा। देख लेते हैं। तो सबसे पहला वेक्टर क्या है, W1, उसका ट्रांसपोज लो, यानी 1 1 0 का ट्रांसपोज लेंगे तो 1 1 0 ऐसे लिखना होगा। और x क्या इनपुट है, इनपुट क्या है 0 1 1, सही बात है। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 0 1 और 1। तो अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो बच्चों क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा, ठीक है, सही बात है। अब मैं दूसरे लेवल के लिए देखता हूँ। सबसे पहले हमने W अल्फ़ा, पहला जो वेट वेक्टर है उसका ट्रांसपोज लिया और उसको इनपुट के साथ हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब हमें सेकंड वेट वेक्टर के लिए भी करना पड़ेगा जो WB है। तो सबसे पहले अब नेक्स्ट क्या करेंगे, WB ट्रांसपोज लेके उसके साथ हम इनपुट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो WB क्या है, WB देखो ध्यान से, -1 और 1 और 1। तो इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, -1 1 और 1 इंटू एक्स। एक्स क्या हमारा इनपुट है, राइट, क्या सब खुल जा रहा है। एक्स हमारा इनपुट है, इनपुट में क्या है 0 1 और 1, ठीक है, बहुत बहुत सही। 0 1 1 क्या आएगा, ध्यान से देखो। ये आ जाएगा हमारा 2 आना चाहिए, 2 आएगा। आपको आई गेस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो करना आता होगा। नेक्स्ट हमें जो तीसरा वेट वेक्टर है उसका ट्रांसपोज लेना होगा और उसको x से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो WC का ट्रांसपोज ले लेंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो WC वेट वेक्टर क्या है, देखो 2 1 और 2, राइट, 2 1 और 2 है। तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, 2 1 और 2 सीधा लिखते उसका ट्रांसपोज ले लिए तो ऐसा दिखेगा। और जो हमारा इनपुट है वो क्या है, वो तो 0 1 1 ही है। तो क्या आएगा, 2 इंटू 0 1 इंटू 1 और प्लस 2 इंटू 1, यानी सब मिला के 3 आ रहा है, हो गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका आर्गमैक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। आर्गमैक्स ऑफ
सबसे पहले क्या है, डब्ल्यू ए ट्रांसपोज एक्स, ये पहला वेट वेक्टर कॉमा डब्ल्यू बी ट्रांसपोज एक्स, ये दूसरा वेट वेक्टर, और डब्ल्यू सी ट्रांसपोज एक्स, ये तीसरा वेट वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, आर्क मैक्स, और आर्क मैक्स मतलब सीधा सीधा मैक्सिमम वैल्यू लेना है। तो डब्ल्यू ए ट्रांसपोज एक्स का वैल्यू कितना है, आप देख ही सकते होंगे 1 है, राइट। सो मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, ठीक है। सो 1 कॉमा डब्ल्यू बी ट्रांसपोज एक्स क्या है, देखो 2 है, ले लिए। और डब्ल्यू सी ट्रांसपोज एक्स क्या है, 3 है, ले लिए। तो इनका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 किस क्लास से बिलोंग करता है, देखिए उसका जो वेट वेक्टर है सी, डब्ल्यू सी यानी सी क्लास के साथ बिलोंग करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट लेवल वुड बी गिवन टू द पॉइंट क्लास सी, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है सी वेक्टर सबसे ज़्यादा भारी है इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो क्लास सी दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला कैसे हैंडल करना है, कैसे चलाना है, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे हम एक्चुअली कर क्या नहीं, बेसिकली हमारा एक वेट वेक्टर है, ठीक है। वेट वेक्टर को हम लोग एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। ये डब्ल्यू ए, ये जो पहला एलिमेंट है, इसमें सारे जो वेट वेक्टर है वो है। फिर नेक्स्ट लाइन पे क्या है, डब्ल्यू बी है, वो ले रहे हैं सारे के सारे जो भी वेट वेक्टर बी जो है, जो दूसरा वेट वेक्टर है उसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, और जो तीसरा वेट वेक्टर है उसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। यानी ये कैसा दिखेगा, अगर हमारा, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेना है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो डब्ल्यू ए है वो क्या था, बताओ यार, जो डब्ल्यू ए है वो क्या था, 110, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार 110। डब्ल्यू बी है वो क्या था, बताओ, -1 1 और 1, ओके, -1 1 और 1, ठीक है। उसके बाद क्या, डब्ल्यू सी 212 था, ऐसा है। अब बस हमें करना क्या है, इसका बस ट्रांसपोज ही तो लेना है, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, डब्ल्यू ट्रांसपोज। सो इसका अगर हम ट्रांसपोज किए तो कैसा होगा, सारे रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहला कॉलम ये हो जाएगा, दूसरा कॉलम भैया ये हो जाएगा, और तीसरा कॉलम भैया ये हो जाएगा, ये। अब मैं मल्टीप्लाई क्या कर रहा हूँ, डब्ल्यू ट्रांसपोज के साथ एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो मैं अगर यहाँ पे डब्ल्यू ट्रांसपोज इंटू एक्स करता हूँ तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ट्रांसपोज को पहले मैं लिख लेता हूँ 110 -1 1 1 और 2 1 और 2, ठीक है। अब इसके साथ मुझे x को मल्टीप्लाई करना है। x क्या है भैया, इनपुट है, इनपुट है। इनपुट क्या था, इनपुट देखो यहाँ पे है 0 1 और 1, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, 0 1 1, तो मैं यहाँ पे वही लिखूँगा यार। सो यहाँ पे 0 1 1। सो देखो डब्ल्यू ट्रांसपोज इंटू एक्स में कर ही रहा हूँ, नहीं सॉरी, मेरा इनपुट हमको ऐसे नहीं लिखना है, नहीं ऐसे लिखना है, क्योंकि हम लोग जो है ऐसे 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 लिखना है, 0 1 और 1, ओके, 0 1 और 1। तो हम बस इसका बेसिकली मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, पहले इस रो के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, देन इस रो के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, देन लास्ट रो के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, और जो आएगा वही हमारा डब्ल्यू ट्रांसपोज इंटू एक्स होगा। 3 रो बनेंगे, और उसके बाद तीन रो में जितने भी एलिमेंट है सबको समेशन करना है। जिस रो का एलिमेंट का समेशन सबसे ज़्यादा है उसी क्लास को दिया जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा। मान लो पहला रो का जितना भी एलिमेंट है उसका सम आया 10, जो दूसरा रो है उसके सब सारे एलिमेंट्स का समेशन आया 5, और जो तीसरा रो है उसका सारे एलिमेंट्स का समेशन आया 4। तो जो मैक्सिमम होगा उसी क्लास को ये बिलोंग करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत प्यारे बच्चे, ओके, एकदम आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट देखिए, एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, तो ये हमारा सवाल है। सवाल को देखिए, एकदम मुश्किल सवाल नहीं है, एकदम सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सवाल को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। क्या बोला है, ए लीनियर प्रेडिक्टर इज़ यूज्ड टू सॉल्व अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम विथ 3 क्लासेस। यानी फर्स्ट लाइन पढ़ के हमें क्या समझ में आया, कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो 3 क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। 3 क्लासेस में है, उसे हमें क्लासीफाई करना है। बहुत सही बात है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है हमारा जो डेटा है वो 2D डेटा है, ठीक है, और एक लीनियर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं क्लासेस के लिए, जो कि ये है हमारा लीनियर फंक्शन। तो यहाँ पे हमें और एक चीज़ क्या समझ में आया 3 क्लास क्लासीफायर प्रॉब्लम में, और हमारा जो डेटा है वो 2D डेटा है। 2D डेटा का मतलब क्या है, वो R² प्लेन में है, और हमारा डेटा कुछ x1 x2 इस तरह से दिखता है, राइट। इतना हमें समझ में आ चुका है, ये डेटा हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, जो पहला क्लास है उसका लीनियर फंक्शन ये है C1 W1 11 V1 = 0। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, ये जो पहला है, ये पहला जो है ये x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो दूसरा है ये x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस बायस,
ये होना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हमें डिसीजन बाउंड्री है तो सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि अगर मेरा जो डेटा है, ठीक है, अगर मेरा जो डेटा है अगर उसको क्लास ए में या क्लास 1 में बिलोंग करना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई भी डेटा है अगर उसको क्लास 1 में बिलोंग करना है, हमारे पास तो 3 ही क्लासेस हैं, हमारे पास तो 3 ही क्लासेस है। अगर किसी भी डेटा को क्लास 1 में बिलोंग करना है तो क्लास 1 का जो स्कोर है, क्लास 1 का जो स्कोर है ये क्लास 2 और क्लास 3 इन दोनों के स्कोर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये भाई जो डेटा पॉइंट है ये क्लास 1 को बिलोंग कर सकते हैं। इस मतलब स्कोर ऑफ क्लास 1 शुड बी ग्रेटर देन स्कोर ऑफ क्लास 2 एंड स्कोर ऑफ क्लास 3। थोड़ा मैथमेटिकल लॉजिक के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तभी हमारा जो डेटा पॉइंट है वो क्लास 1 में बिलोंग करेगा। तो ये होना चाहिए उसका जो समरी है, यानी अगर कोई भी डेटा पॉइंट को क्लास 1 में बिलोंग करना है तो क्लास 1 का जो स्कोर होगा वो क्लास 2 के स्कोर से भी ज़्यादा होना चाहिए एवं क्लास 3 के स्कोर से भी ज़्यादा होना चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से इस चीज़ को हम देखते हैं। तो अगर मैं क्लास 1 का स्कोर निकालूँ, ठीक है, स्कोर ऑफ क्लास 1, ये कैसे निकालेंगे, सीधा सा बात है यार। यहाँ पे हमारा क्या है पॉइंट 1,1, ठीक है। तो सबसे पहले 1 है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 इंटू x1 प्लस फिर 1,1 था यानी 1 इंटू x2 प्लस क्या है बायस है, बायस कितना बताया गया है, बायस हमारा क्लास 1 के लिए 0 बताया गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 0, ये हो जाएगा हमारा क्लास 1। इसको हमें 0 से बड़ा होना चाहिए, नहीं ये शुड बी ग्रेटर देन स्कोर ऑफ C2, ठीक है। ये हमारा क्लास 1 का स्कोर है। और अगर मैं क्लास 2 का स्कोर पूछता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, क्लास 2 का स्कोर अगर मैं पूछता हूँ आपसे तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, वही करेंगे। यहाँ पे देखिए वेट का फंक्शन क्या 1 और 0 है, यानी हम ऐसे लिखेंगे 1 और 0 है, यानी ये हो जाएगा 1 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 प्लस बायस क्या है, बताओ बायस क्या है, 1 है बायस, राइट। तो यहाँ पे प्लस 1 कर दिए, बहुत सही बात है। और अगर मैं C3 का स्कोर पूछूँ, थर्ड क्लास का जो है वो स्कोर पूछूँ तो वो कैसे निकालेंगे, वही सेम फार्मूला है मेरे भाई। सबसे पहले 0 है 1 है यानी 0 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 और बायस क्या है मेरे भाई, बायस है -1, बायस मेरा -1 है, ठीक है। ये सबसे पहले हमें निकाल लेने हैं। ये मुझे ऐसे भी निकालना था वैसे भी निकालना था तो पहले मैंने निकाल दिया। अब अगर मुझे क्लास 1 में जाना है तो मेरा जो क्लास 1 है वो क्लास 2 के स्कोर से ज़्यादा होना चाहिए एवं क्लास 3 के स्कोर से भी ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ क्लास 1 मेरा क्लास 2 के स्कोर से ज़्यादा है। तो क्लास 1 का स्कोर क्या है, x1 प्लस x2 प्लस 0, ये ग्रेटर देन क्लास 2 का जो स्कोर है उससे वो क्या है x1 प्लस 0 x2 प्लस 1। तो क्या हम यहाँ से क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन x1 प्लस 1। तो यहाँ से हम x1 और x1 कैंसिल कर दिए तो x2 ग्रेटर देन 1, ये आया एक ठो। और दूसरा क्या है भाई, दूसरा क्या है, क्लास 1 का वैल्यू अगर मुझे क्लास 1 में ही निकालना है तो मेरा क्लास 1 का क्लास जो है स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास होना चाहिए, यानी बाकी सारे क्लासेस से पावरफुल होना चाहिए, यानी जो हमारा क्लास 1 है उसको क्लास 3 से ही बड़ा होना चाहिए, यानी क्लास 1 का स्कोर क्लास 3 के स्कोर से ही बड़ा होना चाहिए ना मेरे भाई। क्लास 1 का स्कोर क्या है 1x1 प्लस 1x2 प्लस 0, चलिए लिख लेते हैं 1x1 प्लस 1x2 प्लस 0, ठीक है। ग्रेटर देन क्लास 3 का स्कोर क्या है बताओ, 0x1 प्लस 1x2 माइनस 1, यही है 0x1 प्लस 1x2 माइनस बायस जो है वो ये है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं x1 प्लस x2 ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा 0x1 यानी 0 और ये x2 माइनस 1। तो यहाँ से x2 और x2 कट गया, सो x1 ग्रेटर देन -1। तो अगर किसी भी डेटा पॉइंट को क्लास 1 से बिलोंग करना है तो दो इक्वेशंस हमें उसके सेटिस्फाई कराने पड़ेंगे। सबसे पहला क्या है, x2 तुम्हारा 1 से ज़्यादा होना चाहिए, पहला ये वाला, और x1 तुम्हारा जो है -1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई कराने पड़ेंगे तभी जाके तुम्हारा जो डेटा पॉइंट है वो क्लास 1 में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये डिसीजन बाउंड्री ये दो इक्वेशन जहाँ पे भी सेटिस्फाई करेंगे वही डिसीजन बाउंड्री हो जाएगी फॉर क्लास 1। उसके नीचे का जो भी रीजन है, यानी ये इक्वेशन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसके नीचे का जो भी रीजन है वही डिसीजन बाउंड्री, वही क्लास 1 का जगह होगा। अब उसी तरह से अगर मुझे किसी भी पॉइंट को क्लास 2 में रखना है, तो ऑब्वियस सी बात है
क्लास 2 का स्कोर हमारा क्लास 1 से भी ज़्यादा होना चाहिए एंड क्लास 3 से भी ज़्यादा होना चाहिए। सही बात है। क्लास 2 का स्कोर अगर बाकी सारे जितने भी क्लासेस हैं उनसे अगर ज़्यादा हुआ तभी तो वो क्लास 2 में बिलोंग कर पाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला, क्लास 2 हमारा क्लास 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्लास 2 का स्कोर क्या था, 1x1 + 0x2 + 1। चलिए लिख लेते हैं, 1x1 + 0x2 + 1 ग्रेटर देन क्लास 1 का स्कोर क्या था, देखो ऊपर लिखा हुआ है 1x1 + 1x2 + 0। तो यहाँ पे आप देखिए 1x1 और 1x1 कट गए और यहाँ पे x2 तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा +1, ठीक है, +1 ग्रेटर देन x2, राइट। x2 ग्रेटर देन यानी x2 लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, हाँ यहाँ से हमें ये समझ में आ गया x2 लेस देन 1 होना चाहिए। तो सबसे पहला इक्वेशन हमें क्या मिला, x2 लेस देन 1। अगर मुझे इसको इस तरह से लिखना है तो ये पहला हो गया, ओके सही बात है। और सिर्फ क्या क्लास 1 से होगा, नहीं, मेरा क्लास 2 का जो स्कोर है वो क्लास 3 के स्कोर से भी ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो क्लास 2 का क्या स्कोर का क्या फॉर्मूला था, लीनियर फंक्शन 1x1 + 0x2 + 1 विच इज़ ग्रेटर देन क्लास 3। क्लास 3 क्या है भाई, क्लास 3 0x2 + 1x2 - 1, 0x1 + 1x2, 0x1 + 1x2 - 1। ये था हमारा फॉर्मूला, ध्यान से देखो। तो यहाँ से क्या हम कुछ निकाल सकते हैं, बिल्कुल देखो, ये x1 है +1 ग्रेटर देन x2 - 1। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x1 - x2 ग्रेटर देन -2। सो ये एक दूसरा इक्वेशन बना। तो जहाँ पे ये दो इक्वेशंस इंटरसेक्ट करेंगे उसके अंदर का जो रीजन होगा वो क्लास 2 का रीजन होगा, यानी इन दोनों का ये दो इक्वेशन मिला के क्लास 2 का जो है डिसीजन बाउंड्री निकाल रहे हैं। उसी तरह से अगर मुझे ये देखना है कि कोई भी जो डेटा पॉइंट है वो अगर क्लास 3 में बिलोंग करना है या उसको क्लास 3 में बिलोंग कराना है, तो मैंने क्या बोला, क्लास 3 का जो स्कोर होगा वो क्लास 1 के स्कोर से भी ज़्यादा होगा और क्लास 2 के स्कोर से भी ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो क्लास 3 का स्कोर है वो क्लास 1 के स्कोर से भी ज़्यादा होगा एंड क्लास 2 के स्कोर से भी ज़्यादा होगा। तो इसको चलिए लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्लास 3 का स्कोर क्या है भाई, 0x2 + 1x2 - 1, सॉरी 0x1 + 1x2 - 1। एक बार वापस से रीचेक किया जाए, 0x1 + 1x2 - 1, हाँ ठीक है, और ग्रेटर देन, सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ C3 सबसे पहले C1 से ग्रेटर होना चाहिए पहले इक्वेशन के लिए। तो C1 का इक्वेशन क्या है भाई, C1 का इक्वेशन x1 + x2 1x1 + 1x2 + 0, ठीक है, यानी ये हो जाएगा x1 + x2 + 0। यहाँ पहले मैं ये वाला कर रहा हूँ, ओके बहुत सही बात है। तो ये x2 और ये x2 कैंसिल आउट हो गए, सो ये क्या हो गया -1 ग्रेटर देन x1, यानी x1 को -1 से छोटा होना है। ठीक है, सही बात है, पहला इक्वेशन हुआ। और दूसरा क्या होना चाहिए, अगर C3 में ही बिलोंग करना है तो C3 का स्कोर तुम्हारे C2 के स्कोर से भी ज़्यादा होना चाहिए। सो ये क्या होगा, 0x1 + 1x2 - 1, ये हो जाएगा हमारा C3 का स्कोर विच इज़ ग्रेटर देन C2 का स्कोर क्या है, चलो देख लेते हैं भाई। 1x1 + 0x2 + 1, 1x1 + 0x2 + 1, क्या ऐसा है, एक बार देख लेते हैं वापस से। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखना, ये क्या आ जाएगा, x2 - 1 ग्रेटर देन, ये हो जाएगा x1 + 1, राइट। सो यहाँ से हमारा आ रहा है x2 - x1 ग्रेटर देन 2। तो ये एक दूसरा इक्वेशन हुआ। तो यानी जहाँ पे ये दो इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर का जो रीजन होगा वो क्लास 3 का होगा, उसके अंदर सारे वो पॉइंट्स रहेंगे दैट विच बिलोंग टू क्लास 3। मान लो ये दो इक्वेशन है, इसके अंदर जो भी एरिया होगा, ठीक है, ये जो भी एरिया होगा इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्लास 3 को बिलोंग करेंगे। जो पहला इक्वेशन कौन सा है, जो ये वाला है, मान लेते हैं x1 = -1 और ये वाला है x2 - x1 = 2। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर जो भी आपका एरिया फॉर्म हो रहा है टिल दिस इज़ बिकमिंग द एरिया फॉर C3। ठीक है, आपको इतना समझ में आना चाहिए, तो बेसिक मैथ्स है भाई। ठीक है, और अगर आपको ये चीज़ समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, हो ही सकता है, आप प्लीज़ मेरा वो
स्ट्रेट लाइन वगैरह वो सब का जो भी वीडियोस वगैरह है, जो कोर्स है, वो एक बार चेकआउट कर लीजिए, आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप एक बार चेक कर लेना ज़रूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, चलिए वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि हमें इतना पता है, देखो एक चीज़ हमेशा देखो, हमारा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो कैसा दिखता है। किसी भी पॉइंट की अगर मान लो मैं अगर y=1, ये प्रोबेबिलिस्टिक चीज़ कैलकुलेट करती है। अगर मान लो y=1 का ही बात कर लेता हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/1 + e⁻⁻ w ट्रांसपोज x। ठीक है, ठीक है, ओके। मैं एक चीज़ हमेशा देखता हूँ, मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे पूछी गई है, इस पर्टिकुलर फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी अगर मैं पूछूँ, ठीक है, जैसे मान लो ये w1x जो है, मान लो w ट्रांसपोज x क्या है, w ट्रांसपोज बेसिकली जितने भी वेट वेक्टर्स हैं उन सब का कॉम्बिनेशन है। w1 w2 w3 ऐसे करते करते मान लो k वेट वेक्टर्स है, उन सबको एक साथ अगर लिखे तो w ट्रांसपोज बनता है, इतना आपको पता है। ठीक है, और हम लोग कर क्या रहे, w ट्रांसपोज इंटू x है। तो यहाँ पे अगर मान लो x भी एक वेक्टर है जो x1 x2 ऐसे करते करते xk तक है। ठीक है, ऐसा है, नहीं x एक ही वैल्यू है, x एक ही वैल्यू है, चलो मान लेते हैं x जो है वो एक ही वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें अलग अलग वैल्यूज़ निकलेंगी, इसमें अलग अलग वैल्यूज़ निकलेंगी। क्या क्या वैल्यूज़ निकलेंगी भाई, मान लो w1x एक निकला, w2x निकला, w3x निकला, ऐसे करते करते लास्ट में wkx तक निकल गया। राइट, इतना हो गया। अब मान लो एक चीज़, ये तो w ट्रांसपोज x निकला, मान लो ये जो w1x है, ठीक है, w1x है, इसका वैल्यू मुझे दिया हुआ है 5। ठीक है, w2x जो है इसका वैल्यू मान लो मुझे दिया हुआ है 10। w3x जो है इसका वैल्यू मुझे दिया हुआ है, मान लेते हैं -20। ठीक है, फिर इस तरह से अगर मैं चाहूँ, मान लो जो kth वेक्टर है wkx, इसका वैल्यू मान लो मुझे दिया हुआ है -70। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो, हमें दो चीज़ें प्रोबेबिलिटी की बेसिक्स कभी नहीं भूलनी चाहिए, इसीलिए मैं बेसिक्स पे फोकस करता हूँ। प्रोबेबिलिटी कभी भी <0 नहीं होना चाहिए, =0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ कभी होना ही नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी कभी भी, हाँ, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यही से मैं आपको बताऊँगा कि क्यों ये मेथड से हम लोग सॉफ्ट मैक्स में प्रोसीड हुए। अगर मैं मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ, ठीक है, P(w1x), हम कैसे निकालेंगे, w1x का जो वैल्यू है वो लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल जितने भी वैल्यूज़ हैं, यानी w1x + w2x, ऐसे करते करते जो हमारा kth वेक्टर है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो मान लो ये हमारा क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 5 + 10 -20, राइट, ऐसे करते करते लास्ट में है -70। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे जो वैल्यू मिल रहा है भैया वो नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है। अभी मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर मैं मान लो जो दूसरा पॉइंट है, मान लो w2x है, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो कैसे होगा, जनरल मेथड से। सो w2x जो है वो डिवाइडेड बाय टोटल जितने भी हैं सारे के सारे आपको लिखने होंगे, w1x + w2x प्लस करते करते wkx तक आपको जाना है। तो अब एक चीज़ आप वापस से देखिए, w2x की वैल्यू कितनी है, 10 मान लेते हैं, w1x का वैल्यू क्या है 5 + w2x इज़ 10, w3x इज़ व्हाट -20, फिर ऐसे करते करते लास्ट में क्या है -70। मान लो इसका भी जो वैल्यू है ये नेगेटिव आ गया। तो अगर ऐसे हमारे इंडिविजुअल वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी, वैल्यूज़ के होने की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो गई तो फिर ये मेथड तो बकवास है, ये मेथड तो रॉन्ग है। ठीक है, ये मेथड तो रॉन्ग है। और समेशन ऑफ सारी प्रोबेबिलिटीज़ 1, ये बात ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो सकती है, आप मुझे बताओ, किसी भी इवेंट के ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है क्या? कभी आपने ऐसी चीज़ सुनी है? नहीं, कम से कम मैंने तो नहीं सुनी है। ठीक है, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो अगर हम लोग इस मेथड से करते हैं तो बहुत टाइम ऐसा भी देखा जा सकता है कि ये वाला जो चीज़ है ये कभी कभार ज़ीरो हो जाता है। तो अगर ज़ीरो हो गया इसका मतलब समथिंग बाय ज़ीरो क्या होता है यार, इन्फिनिटी होता है। अब इन्फिनाइट प्रोबेबिलिटी नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती।
तो यार अगर इस मेथड से करेंगे तो इतने सारी चीज़ें हो सकती है। अब ऐसा हो ही सकता है ना यार, देखो W1x W2x W3x ऐसे मिला के टोटल पॉजिटिव में जो वैल्यू आ रहा है उतना ही नेगेटिव में भी वैल्यू आ रहा है, तो सबका समेशन किए तो ये पूरा टर्म आपका ज़ीरो हो गया। तो ये भी हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या इस मेथड से हम हर एक वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ठीक रहेगा? आंसर इज़ नहीं। ऐसे अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो भैया कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे तब, तो ऐसे चीज़ के लिए हम एक काम करेंगे, एक्सपोनेंशियल पावर ले लेंगे। जैसे मान लो सेम चीज़ ही मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ओके, तो अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, ध्यान से देखना इस चीज़ को, W1x जो है ये हमारा 5 है, फिर मुझे पता है W2x का वैल्यू क्या है, बताओ। देखो W2x का वैल्यू मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे के लिख रहा हूँ, 3 है। W3x का वैल्यू क्या है बताओ बच्चों, -10 है मान लेते हैं। और W4x का जो वैल्यू है वो है -12, और मान लेते हैं W5x का जो वैल्यू है वो है हमारा -20। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, जो पहला वैल्यू है उसको मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसे e⁵ कर लेता हूँ। जो दूसरा वैल्यू है उसको मैं e⁵, मतलब जो ये है उसको e के पावर में डाल दिया, फिर जो नेक्स्ट वैल्यू उसको भी e के पावर में डाल दिया, और जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको भी मैंने e के पावर में डाल दिया, और जो लास्ट वैल्यू है उसको भी मैंने e के पावर में डाल दिया। अब इसके बाद अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछूं, क्या क्या लिखोगे, e⁵ बाई वही जनरल मेथड e⁵ प्लस e⁵3 प्लस e⁻⁻10 प्लस e⁻⁻12 प्लस e⁻⁻20। अगर मैं सेकंड एलिमेंट की बात करता हूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, e³ बाई दिस होल सेम थिंग जो भी है हमारा e⁻³ करते करते लास्ट तक e⁻⁻20। अब इसकी करूँ तो वो क्या हो जाएगा, e⁻⁻10 अपॉन e⁵ प्लस e⁻3 प्लस डॉट 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 करते करते लास्ट में e⁻⁻20। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, e⁻12 डिवाइडेड बाई e⁵ प्लस e⁻3 प्लस डॉट 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 करते करते e⁻⁻20 आ जाएगा। और लास्ट वाले की बात करता हूँ तो मैं ये हो जाएगा e⁻⁻20 अपॉन e⁵ प्लस e⁻3 प्लस डॉट 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 e⁻⁻20। तो सर मेरा सवाल है आपने ये क्यों किया? तो देखिए ये करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा क्या है, अगर मैं इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी देखूँ या हर एक की, इनमें से आप किसी का भी आप अंदर, मतलब आपकी इच्छा है, आप कोई सा भी देख लो, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी ज़ीरो की इक्वल नहीं होगी डिनोमिनेटर, ठीक है। ये भी, ये सारे के सारे, इन सब की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होगी। और तीसरी बात क्या है, इन सबको अगर आप जोड़ोगे ना तो समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ आपको 1 आना ही आना है, ठीक है, आना ही आना है। अगर आप ये करेंगे तो जो भी प्रोबेबिलिटी का समेशन है वो इक्वल टू 1 आएगा ही आएगा। आपके पास जितने वैल्यूज़ हैं, मतलब जितने भी ऐसे हैं, उनका सबका अगर आपने ये किया तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 आएगी ही आएगी, और कभी भी आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि ई जो है, ई का वैल्यू क्या है 2.71। अब इसके यहाँ पे तुम पॉजिटिव लगाओ, ठीक है, 2.71 जो है इसके ऊपर तुम पॉजिटिव लगाओ या फिर नेगेटिव लगाओ, कभी तुम नेगेटिव मिलेगा ही नहीं। अगर तुमने नेगेटिव लगा भी दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2.71 टू दी पावर, अगर नेगेटिव आप करते हो तो इसका मतलब क्या है, पहले मुझे ये बताओ। मान लो ऐसा है, ठीक, 2.71 टू दी पावर नेगेटिव को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2.71 जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो 0.00 बहुत होगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव होगा नहीं। तो अगर हमने इसको ई के रेस्पेक्ट में स्केल कर दिया तो हमें हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। अब इसी चीज़ का एक नाम दिया गया है, जो आज का हमारा टॉपिक है वही इसका नाम है, और वो नाम क्या है, सॉफ्ट मैक्स। ये जो फंक्शन है, ये जो e⁻ डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल दी e⁻, इसे ही हम बोलते हैं सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन। वैसे एक्टिवेशन टर्म न्यूरल नेटवर्क्स में यूज़ होता है, उसका एक वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉफ्ट मैक्स फंक्शन चल रहा है, ओके। सॉफ्ट मैक्स फंक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, चल रहा है।
इससे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी भी पॉजिटिव रहेगी, कभी भी डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको हमेशा बता देता हूँ, पी ऑफ वाई इक्वल्स टू 1 ये क्या था, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा डब्लू ट्रांसपोज एक्स से। और अगर वाई इक्वल्स टू 1 होना है ज़्यादातर, तो इसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर मेरे को पी ऑफ वाई इक्वल्स टू ज़ीरो होना है, ठीक है, वाई इक्वल्स टू ज़ीरो होना है, यानी क्लास ज़ीरो में पढ़ना है, तो इसकी जो वैल्यू है माइनस डब्लू ट्रांसपोज एक्स, ये हमेशा ज़ीरो से छोटा होना चाहिए। एक से ही अगर हम लोग देखें तो हम ऐसा कर सकते हैं, डब्लू ट्रांसपोज एक्स जो है ग्रेटर लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ माइनस डब्लू ट्रांसपोज एक्स शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इससे हम क्या बोलेंगे कि ये ज़ीरोथ क्लास में, यानी जो y इक्वल टू ज़ीरो जो क्लास है उसमें पढ़ता है। ठीक है। सो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ सॉफ्टमैक्स फंक्शंस के एग्जाम, वैसे ये तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात थी, ठीक है, तब आइए अब कुछ सॉफ्टमैक्स फंक्शंस की कुछ अच्छे एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कुछ ऐसा है, स्कोर 1, ठीक है, कुछ ऐसे स्कोर्स है, वेट वेक्टर्स के स्कोर्स हैं। ओके, मान लो क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है, ऐसे करते करते मान लो ये हमारे केथ क्लास तक है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले W1x प्लस बी, फिर नेक्स्ट है W2x प्लस बी, W3x प्लस बी, ऐसे करते करते WKX प्लस बी, यहाँ तक हमने गया। अब अगर मैं इसका सॉफ्ट मैक्स निकालता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, कोई बता सकता है? तो पहले वाले का क्या मिलेगा, देखो ध्यान से देखना। पहले वाले का क्या है, W1x प्लस बी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, e की पावर में W1x प्लस बी डिवाइडेड बाई जितने भी सारे के सारे हैं, यानी e टू दी पावर W1x प्लस बी प्लस e टू दी पावर W2x प्लस बी, ऐसा होगा, प्लस ऐसे करते करते e टू दी पावर WKX प्लस बी तक जाएगा। सेकेंड का अगर बात करते हैं तो वैसा ही कुछ होगा, सॉफ्ट मैक्स फंक्शन में e टू दी पावर W2x प्लस बी डिवाइडेड बाई e टू दी पावर W1x प्लस बी प्लस e टू दी पावर W2x प्लस बी प्लस e टू दी पावर WKX प्लस बी। इस तरह से हम लोग लास्ट का जो टर्म है उसको हम कैसे लिखेंगे, e टू दी पावर WKX प्लस बी डिवाइडेड बाई e टू दी पावर W1x प्लस बी प्लस e टू दी पावर W2x प्लस बी प्लस e टू दी पावर W3x प्लस बी, ऐसे करते करते e टू दी पावर WKX प्लस बी तक ये जाएगा। राइट, सो ये हो जाएगा द एंटायर मैट्रिक्स आफ्टर अप्लाइंग द सॉफ्टमैक्स फंक्शन। राइट, ओके, चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर अब मैं ऐसा करता हूँ, z हमारा एक सिंगुलर वेक्टर टाइप की चीज़ है, मान लो 3.4 है एक पहला एलिमेंट, नेक्स्ट है 1.6, नेक्स्ट है 0.8 और 3.9। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि सॉफ्टमैक्स ऑफ z क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? तो आंसर इज़ बिल्कुल क्यों नहीं बता सकते। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ तो बहुत बड़ा मैट्रिक्स रहता है, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, -3.4, सो e टू दी पावर -3.4 डिवाइडेड बाई e टू दी पावर -3.4 प्लस e टू दी पावर 1.6 प्लस e टू दी पावर 0.8 प्लस e टू दी पावर 3.9। ठीक है, अगर सेकंड का पूछा तो क्या बोलेंगे, e टू दी पावर 1.6 अपॉन e टू दी पावर -3.4 प्लस e टू दी पावर 1.6 प्लस e टू दी पावर 0.8 प्लस e टू दी पावर 3.9। इसी तरह से थर्ड का निकालेंगे, मैं लास्ट का निकाल देता हूँ। लास्ट क्या है, e टू दी पावर 3.9 डिवाइडेड बाई e टू दी पावर -3.4 प्लस e टू दी पावर 1.6 प्लस e टू दी पावर 0.8 प्लस e टू दी पावर 3.9, कुछ इस तरह से है। तो ये सारे हो गए हमारे सॉफ्टमैक्स फंक्शंस। राइट, अच्छा अब मुझे बताओ, अगर हमारा जो मैट्रिक्स है वो ऐसा कुछ है, z इक्वल्स टू वेक्टर, हाँ वेक्टर ही है, इसका सॉफ्टमैक्स क्या होगा, कोई बताओ, कोई बताने की कोशिश करो, इसका सॉफ्टमैक्स क्या होगा? सिंपल है भाई, कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है, ध्यान से देखना इसका वैल्यू क्या होगा।
सो अगर मैं सॉफ्ट मैक्स करता हूँ तो ये कुछ नहीं, बस सबसे पहला एलिमेंट क्या है 0, सो ऐसे लिखेंगे e⁻0 डिवाइडेड बाई जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे लिख देंगे। फिर जो नेक्स्ट है वो e⁻0 डिवाइडेड बाई जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उनका के फॉर्म में लिखते हुए प्लस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो भी उसको भी के पावर में लेंगे और e⁻0 प्लस e⁻0 प्लस e⁻0। सो ये क्या आएगा 1/3 1/3 1/3 ऐसा ही आना चाहिए। तो क्या आएगा 1/3 1/3 1/3, यानी इसका मतलब क्या है, ये 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, सेकंड 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, थर्ड 0 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है। तो यहाँ से हमें क्या समझना पड़ेगा कि अगर किसी वेक्टर में सारे एलिमेंट्स इक्वल है तो सारे एलिमेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। चलिए मान लीजिए मेरे पास जो नेक्स्ट वेक्टर है वो कुछ ऐसा है, z इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा 5 5 और 3। मुझे पूछा क्या गया मुझसे सॉफ्ट मैक्स ऑफ z पूछा गया है। सो क्या मैं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल सेम फार्मूला है जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, e⁻5 पहला वाला 5 एलिमेंट है डिवाइडेड बाई जितने भी टोटल एलिमेंट है उनका के पावर में एडिशन करना है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट भी वैसा ही करेंगे, e⁻5 बाई e⁻5 प्लस e⁻5 प्लस e⁻3। यहाँ पे भी देखो e⁻5 बाई, नहीं सॉरी अभी यहाँ पे 3 है नॉट 5, e⁻5 प्लस e⁻5 प्लस e⁻3। सो ये हो जाएगा हमारा सॉफ्ट मैक्स। आई होप आपको सॉफ्ट मैक्स के बारे में एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है। अब देखो बेसिकली सॉफ्ट मैक्स का अगर क्लोज फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, मान लो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, सॉफ्ट मैक्स ऑफ x1 x2 x3 ऐसे करते करते मान लो n नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसका अगर मुझे सॉफ्ट मैक्स लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा बताओ, कैसे लिखेंगे? तो इसको अगर मुझे क्लोज फॉर्म में लिखना है तो क्लोज फॉर्म यानी मुझे समेशन वगैरह ये सब यूज़ करके आप लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा चीज़ है तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो पहले वाले का अगर मैं सॉफ्ट मैक्स लिखता हूँ वो क्या हो जाएगा, e⁻x1 डिवाइडेड बाई e⁻x1 प्लस e⁻x2 प्लस डॉट 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 e⁻xn। फिर नेक्स्ट वाले का क्या होगा यार, e⁻x2 डिवाइडेड बाई e⁻x1 प्लस e⁻x2 प्लस डॉट 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 ऐसे करते करते e⁻xn तक जाएगा। इसी तरह से जो nth डेटा पॉइंट होगा उसका क्या हो जाएगा, e⁻xn डिवाइडेड बाई e⁻x1 प्लस e⁻x2 प्लस डॉट 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 इधर भी e⁻xn। ये हो जाएगा हमारा सॉफ्ट मैक्स, राइट। ये बहुत बड़ा है। तो इसको अगर मुझे क्लोज फॉर्म में लिखना है तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, x1 है, फिर x2 है, फिर x3 x4 ऐसे करते करते xn तक है, यानी यहाँ पे एक e⁻xi का समेशन हो रहा है, यानी पहले e⁻x1 है, फिर e⁻x2 है, फिर e⁻x3 है, यानी ये एक बार 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे हो रहा है। तो इसको अगर मैं नीचे को क्लोज फॉर्म में लिखता हूँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि i = 1 to n e⁻xi, यानी सबसे पहले क्या होगा e⁻x1, i का वैल्यू जब 1 है, फिर i का वैल्यू जब 2 होगा सो e⁻x2, फिर i का वैल्यू जब 3 होगा e⁻x3, i का वैल्यू जब 4 होगा e⁻x4 एंड सो ऑन। तो नीचे का तो मुझे समझ में आ चुका है, ऐसा होगा। ऊपर का क्या लिखेंगे, ऊपर देखो सबसे पहले e⁻x1 है, फिर e⁻x2 है, फिर e⁻x3 है। तो मुझे अगर किसी भी एक पर्टिकुलर इसका मान लो मुझे x1 का सॉफ्ट मैक्स चाहिए, ठीक है, तो अगर वो क्या हो जाएगा बेसिकली e⁻x1 अपॉन दिस थिंग, राइट। अगर मुझे x2 का सॉफ्ट मैक्स चाहिए होता तो मैं क्या लिखता e⁻x2 अपॉन दिस थिंग। अगर मुझे x3 पॉइंट का सॉफ्ट मैक्स चाहिए होता तो मैं क्या लिखता e⁻x3 अपॉन ये दिस थिंग। तो इसी तरह से अगर मुझे किसी भी jth पॉइंट का, मान लो कोई एक पॉइंट है j पॉइंट, उसका मुझे सॉफ्ट मैक्स चाहिए तो वो क्या हो जाएगा e⁻xj डिवाइडेड बाई समेशन i = 1 to n e⁻xi। सो ये हो जाएगा हमारा सॉफ्ट मैक्स ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। सॉफ्ट मैक्स ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट हम इस तरह से निकाल सकते हैं, राइट।
चलिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सॉफ्टमैक्स कब यूज़ होता है? जब आपको मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करना है, तो उसका ही नाम है सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन। मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन अलग से कोई नाम नहीं होता है, उसको हम लोग सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन नाम से यूज़ करते हैं। जब 2 से ज़्यादा क्लासेस में आपको डेटा को सेपरेट करने होंगे, तब आप सॉफ्टमैक्स का यूज़ करेंगे। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन हम देख लेंगे। चलिए, सो ये वाला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये सवाल क्या है? जेम्स लाइक्स बिग कैट्स। ठीक है, ही हैज़ ए कलेक्शन ऑफ कलर इमेजेस ईच ऑफ विच हैज़ बीन एक्यूरेटली लेबल्ड एज ए लेपर्ड, अ जागुआर, ए चीता एंड ए लायन। यानी 4 इमेजेस है। मान लो ये जो इमेज है, ऐसा टाइप का इमेज, ठीक है, इसको हम लोग लायन बोल रहे हैं। फिर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा टाइप का इमेज है, इसको हम लोग मान लो लेपर्ड बोल रहे हैं। फिर मान लो कुछ ऐसा टाइप का इमेज है, ठीक है, इसको हम लोग चीता बोल रहे हैं। यानी प्रॉपर लेबलिंग की गई है। और जो मान लो लास्ट में ऐसा टाइप का इमेज है, इसको हम लोग लायन बोल रहे हैं, प्रॉपरली लेबल्ड है। ही विशेस टू डिज़ाइन अ 4-वे क्लासीफायर। यानी मैं एक ऐसा क्लासीफायर मॉडल बनाऊंगा जो कि बेसिकली जो इन 4 कैटेगरीज में इमेजेस को सेपरेट कर देगा। यानी मान लो जो लायन का इमेज है वो लायन की कैटेगरी में डालेगा, जो लेपर्ड का इमेज है उसको लेपर्ड की कैटेगरी में डालेगा, इस तरह से। ठीक है, तो 4-वे क्लासीफायर है जो प्रॉपर 4 क्लासेस में डेटास को डिवाइड कर सकता है। सो फिर क्या बोल रहा है? योर टास्क इज़ टू असिस्ट जेम्स इन क्रिएटिंग ए 4-वे क्लासीफायर फॉर दिस टेस्ट। तो मुझे जेम्स को असिस्ट करना है एक 4-वे क्लासीफायर बनाने के लिए। तो क्या बोल रहा है? इट इज़ बेस्ट टू ट्राई सिंपल सॉल्यूशन फर्स्ट, सो यू टेल जेम्स टू ट्राई ए लीनियर मॉडल। ठीक है, लीनियर मॉडल ही यूज़ किया जाएगा। तो कंसिडर लीनियर रिग्रेशन। क्या लीनियर रिग्रेशन हम रिकमेंड करेंगे जेम्स को? नहीं। क्या? क्यों? क्योंकि लीनियर रिग्रेशन से क्या हम क्लासिफिकेशन करते? नहीं, हम लोग कंटिन्यूस आउटपुट के रेस्पेक्ट में प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन किसी कैटेगरी में डालते हैं क्या? नहीं। तो लीनियर रिग्रेशन होगा, रिकमेंड करेंगे? नहीं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम तभी रिकमेंड करते अगर सिर्फ 2 ही क्लासेस होते। अगर सिर्फ 2 ही क्लासेस होते या बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होता है, यानी लायन या लेपर्ड के बीच में अगर सिर्फ होता, या लेपर्ड चीता या चीता लायन, यानी 2 क्लासेस के बीच में होता, तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को रिकमेंड करते। तो 4 क्लासेस हैं तो इसको नहीं रिकमेंड करेंगे। सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन, बिल्कुल भैया इसको ही रिकमेंड करेंगे। दिस इज़ दी बेस्ट एल्गोरिदम। अगर आपका 2 से ऊपर क्लासेस हैं, ठीक है, क्लासीफाई करने के लिए, तो हम उसको बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा रिकमेंड करेंगे? सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन। ठीक है, सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। 2 क्लासेस में अगर मान लो आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करना है फॉर 4 क्लासेस, दैट विल बी ए वेरी टीडियस जॉब। इसीलिए उसके लिए उससे ज़्यादा हम इसका एक वेरिएंट यूज़ कर लेते हैं जिसका नाम है सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन, विच इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। समझ में आया होगा? चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है बताइएगा। गिवन एन n डायमेंशनल वेक्टर y, यानी y हमारा एक वेक्टर है जो कि n डायमेंशनल है। यानी ऐसा कुछ दिखता होगा हमारा वेक्टर y1 y2 लाइक दिस टिल yn। ये हो गया हमारा n डायमेंशनल वेक्टर बन के तैयार। ठीक है, अब बोल रहा है फॉर एनी रियल नंबर c द सॉफ्टमैक्स ऑफ c इंटू वाई विल बी सेम एज द सॉफ्टमैक्स ऑफ y। मान लेते हैं अगर मैं इसका सॉफ्टमैक्स करता हूँ, मान लो सॉफ्टमैक्स ऑफ y, ठीक है, तो इनका वैल्यू जो भी है छोड़ो। तो अगर मैं सॉफ्टमैक्स ऑफ y करता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं इस साइड में करता हूँ। अगर मैं इसका y मतलब इसका मैं सॉफ्टमैक्स करता हूँ, सो ये क्या हो जाएगा बताओ? सबसे पहले तो ये हो जाएगा e⁻y1 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ i इक्वल्स टू, मैं क्लोज फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि उतना कौन लिखता है भाई, e⁻y सॉरी ऐसा है e⁻y(i). फिर नेक्स्ट के लिए लिखेंगे e⁻y2 डिवाइडेड बाई क्लोज फॉर्म में लिखना समेशन i इक्वल्स टू 1 to n e⁻y(i). इस तरह से जो nth डेटा पॉइंट होगा यार, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? e⁻yn डिवाइडेड बाई समेशन i इक्वल्स टू 1 to n e⁻y(i). सो दिस इज आवर सॉफ्टमैक्स फॉर दिस वेक्टर। अब अगर हम लोग c से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूछा क्या गया, ये हमारा सॉफ्टमैक्स है। अब एक चीज़ देखो, सॉफ्टमैक्स ऑफ c इंटू वाई, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बोला है? सॉफ्टमैक्स ऑफ y तो हमने निकाल लिया, सॉफ्टमैक्स ऑफ c इंटू वाई निकालना है। तो अगर y क्या है? y हमारा अगर एक n डायमेंशनल वेक्टर है, ऐसा कुछ y1 y2 y3 ऐसे करते करते yn तक है, ऐसा है ना।
तो अगर मैं c इंटू वाई करता हूँ तो हर जगह यहाँ पे c से मल्टीप्लाई होगा, हर एक टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होते होते जाएगा, राइट। तो अब अगर मैं इसका सॉफ्ट मैक्स निकालता हूँ, अगर मैं इसका सॉफ्ट मैक्स निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, सबसे पहले वाले का अगर मैं सॉफ्ट मैक्स निकालता हूँ वो हो जाएगा e टू दी पावर cy 1 डिवाइडेड बाई समेशन i इक्वल्स टू 1 to n e टू दी पावर cy i, राइट। क्लोज फॉर्म में लिखा, बस इसको आप एक्सपेंड करोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा e टू दी पावर cy 1 प्लस e टू दी पावर cy 2 प्लस e टू दी पावर cy 3, ऐसे करते करते जाएगा। फिर नेक्स्ट का क्या होगा, e टू दी पावर cy 2 डिवाइडेड बाई समेशन i इक्वल्स टू 1 to n e टू दी पावर cy i, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं nth डेटा पॉइंट की बात करता हूँ, e टू दी पावर cy n डिवाइडेड बाई समेशन i इक्वल्स टू 1 to n e टू दी पावर cy i। कुछ इस तरह से हमारा ये हो जाएगा सॉफ्ट मैक्स का जो ये होगा। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये आपको जैसा दिखता है, ये आपको जो दिखता है यहाँ पे हर एक जगह पे आपका पावर जो है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे हमारा जो है ये हमारा सॉफ्ट मैक्स कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन नहीं है। क्या दोनों सेम है? क्या सॉफ्ट मैक्स ऑफ वाई और क्या सॉफ्ट मैक्स ऑफ सी वाई, क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों कभी नहीं सेम है। यहाँ पे देखो हर बार पावर सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या पावर सी से मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं। तो दोनों कैसे सेम हो सकते हैं? नहीं है सेम। तो क्या है, विल बी द सेम एज सॉफ्ट मैक्स ऑफ वाई? नहीं, द आंसर इज़ नो, इट इज़ नेवर, नेवर, कभी सेम नहीं हो सकता अगर कंस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो। ओके, सो मुझे ये बताना था, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन के ऊपर मेहनत किया। ओके, चलिए, आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताओ इसका क्या आंसर होगा, क्यों हम लोग सॉफ्ट मैक्स यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मलाइजेशन। इसको कम से कम मैंने 50 बार बोला है, अभी इतना देर तक इसी के ऊपर डिस्कस हो रहा था। नॉर्मलाइजेशन में हमारा क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू, मान लो W1x की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, W1x, W2x, W3x, वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। जो डिनोमिनेटर है सबका समेशन कर दिया तो ज़ीरो हो सकता है, तो इससे हमारी प्रोबेबिलिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट की ठीक तरह से नहीं आ सकती। तो इसीलिए सॉफ्ट मैक्स हम इन दोनों चीज़ों को रेक्टिफाई करता है। तो सॉफ्ट मैक्स यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव आएगी, कभी भी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो नहीं आ सकती, ठीक है। और तीसरा क्या, हमेशा सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज़ क्या होगा, 1 होगा। तो ये तीन चीज़ें हमें सॉफ्ट मैक्स से मिल रही है, तो हम क्यों नॉर्मलाइजेशन यूज़ करें। एक इंडिविजुअल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी अगर मैं देखूँ, W1 ऑफ x की प्रोबेबिलिटी देखूँ तो ये पॉजिटिव होगी, कभी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी, और सारे पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो 1 आएगी। तो इसीलिए सॉफ्ट मैक्स यूज़ करते हैं, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास जो अल्फ़ा है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, 0.3, 0.3 और वापस से 0.3। सो अगर मैं इसका सॉफ्ट मैक्स निकालता हूँ तो क्या आएगा, कोई मुझे बता सकता है? तो मैं आपको ये एक बार मैं बताना सिखाया था कि आपके जितने भी टोटल वैल्यूज़ हैं, अगर सारे के सारे वैल्यूज सेम है तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 डिवाइडेड बाई काउंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो टोटल कितने वैल्यूज़ है, 3 है, तो यहाँ पे ये 1/3 आएगा पहले वैल्यू की प्रोबेबिलिटी। दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितने, 3, सो 1/3। फिर तीसरे की प्रोबेबिलिटी वही आएगी 1/3। सिंपल सा लॉजिक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो ये है कि सॉफ्ट मैक्स पूरा जो बड़ा सुपर सेट है, पूरा सेट है, वो हमारा सॉफ्ट मैक्स है, और हमारा जो सिग्मॉइड है वो बस इस सॉफ्ट मैक्स का एक सबसेट है, ठीक है। जब मल्टी क्लास होता है ना तब हम लोग सॉफ्ट मैक्स ही करते हैं, लेकिन सिग्मॉइड हम तभी करते हैं जब 2 क्लास क्लासिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ k = 2, अगर k 2 है तो हम लोग सिग्मॉइड करते हैं। वैसे सॉफ्ट मैक्स से भी हम लोग k = 2 कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली करते नहीं है, उसके पीछे का रीज़न भी मैं अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। और सॉफ्ट मैक्स हम कब करते हैं, जब हमारे क्लासेस 2 से ज़्यादा हो जाएंगे, तब हम लोग सॉफ्ट मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चाहे तो आप k = 2 के लिए भी सॉफ्ट मैक्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन इट्स बेटर टू यूज़ सिग्मॉइड। क्यों, चलो वो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर k = 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर्स, मतलब
दो वैल्यूज़ होंगे। अगर मान लो अल्फ़ा हमारा वेक्टर है और के इक्वल्स टू 2 है, यानी हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे, एक अल्फ़ा 1 होगा और एक अल्फ़ा 2 होगा। तो अगर मैं इस चीज़ का सॉफ्ट मैक्स लेता हूँ, अल्फ़ा का, तो क्या हो जाएगा, पहले वाले का अगर मैं लिया, ठीक है, तो कैसा दिखेगा वो, हम ऐसा लिख सकते हैं ई टू दी पावर, बस एक की प्रोबेबिलिटी अगर मैं देखता हूँ, मान लो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी देखता हूँ विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट मैक्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स यूज़ करता हूँ और मैं पी ऑफ अल्फ़ा 1 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता हूँ, वो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर अल्फ़ा 1 डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर अल्फ़ा 1 प्लस ई टू दी पावर अल्फ़ा 2, राइट, सही बात है। सो अगर मैं ई टू दी ऊपर नीचे हर जगह ई टू दी पावर अल्फ़ा 1 से डिवाइड करता हूँ, सो ये क्या आएगा, ई टू दी पावर अल्फ़ा 1 बाई ई टू दी पावर अल्फ़ा 1 डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर अल्फ़ा 1 बाई ई टू दी पावर अल्फ़ा 1 प्लस ई टू दी पावर अल्फ़ा 2 बाई ई टू दी पावर अल्फ़ा 1। सो ये कट गया, ये भी कट गया, सो ये क्या आ जाएगा, 1 बाई 1 प्लस ई टू दी पावर अल्फ़ा 2 बाई ई टू दी पावर अल्फ़ा 1। सो ये आएगा 1/1 प्लस ई टू दी पावर अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो चीज़ मिला है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, यहाँ तक आने के बाद हमारा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है वो कुछ ऐसा नहीं दिखता, माइनस डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स ऐसा कुछ दिखता होगा, या फिर कोई कोई इसको इस तरह से भी पहचानता होगा, लेकिन ये उस तरह से लग नहीं रहा है, राइट। पहले यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे तो माइनस है नहीं, तो हम क्या करें, तो हम एक काम करें, 1 प्लस ई टू दी पावर, अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ना, माइनस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 1, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2। ध्यान से देखना, क्योंकि अगर हम लोग माइनस को अंदर डालेंगे तो हमें माइनस अंदर डालेंगे तो वापस हमें यही मिलेगा, राइट, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली किसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2, ठीक है। अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 को की प्रोबेबिलिटी को हम सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं विद, क्योंकि हम लोग सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो ये अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 की प्रोबेबिलिटी है और ये क्या है, सिग्मॉइड फंक्शन। तो देखिए कि इक्वल्स टू 2 के लिए हमने क्या किया, हमने सॉफ्ट मैक्स फंक्शन का यूज़, सॉफ्ट मैक्स से हम लोग सिग्मॉइड तक गए, हमने सॉफ्ट मैक्स से सिग्मॉइड तक डिड्यूस कर दिया। तो इसका मतलब सॉफ्ट मैक्स एंड सिग्मॉइड के इक्वल्स टू 2 में रिलेटेड हैं, क्योंकि हमने सॉफ्ट मैक्स से सिग्मॉइड तक हम ले जाने में पॉसिबल हुए, राइट। तो मेरा सवाल ये आता है कि तो फिर अगर हम लोग के इक्वल टू 2 में, अगर हम लोग सॉफ्ट मैक्स से अगर हम लोग सिग्मॉइड तक जा ही सकते हैं, या अगर दोनों रिलेटेड ही हैं, के इक्वल टू 2 में भी अगर हम लोग दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग इसका यूज़ क्यों नहीं करते, इसका यूज़ हम क्यों नहीं करते सॉफ्ट मैक्स का। इसका यूज़ हम लोग के इक्वल्स टू 2 के लिए इसीलिए नहीं करते क्योंकि देखो, क्लासीफाई दोनों ही कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है पता है, सॉफ्ट मैक्स में ना रिडंडेंट पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, रिडंडेंट पैरामीटर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिडंडेंट पैरामीटर्स आ जाएंगे, लेकिन सिग्मॉइड में कोई रिडंडेंट पैरामीटर नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप के इक्वल्स टू 2 में क्लासीफाई कर रहे हैं, नो रिडंडेंट पैरामीटर्स, तो अगर आपके पास कोई भी रिडंडेंट पैरामीटर्स नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है यार, आपको तो वही चाहिए ना, आपको एक्स्ट्रा पैरामीटर्स की ज़रूरत तो नहीं है, आपको जितना क्लासीफाई करने के लिए जितने पैरामीटर्स की ज़रूरत होगी आप उतना ही लोगे, उससे ज़्यादा तो आप लोगे तो वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा ना, दैट विल बी मोर कंप्यूटेशनली इनएफिशिएंट। सो इसीलिए आपको रिडंडेंट पैरामीटर्स की ज़रूरत तो है नहीं, आपको बस जितना चाहिए उतना ही चाहिए, लेकिन उतना ही आपको करना है, लेकिन सॉफ्ट मैक्स करेंगे तो आपको रिडंडेंट पैरामीटर्स मिलने वाले हैं, इसीलिए आप क्या यूज़ करो, सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ करो, ताकि आपको कोई रिडंडेंट पैरामीटर्स ना मिले, ठीक है, के इक्वल्स टू 2 के लिए। ओके यार, चलो देख लेते हैं, ये वाला एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमें दिया गया है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या बोला है, गिवन द इनपुट डेटा x बिलोंग्स टू आर क्यूब, x बिलोंग्स टू आर क्यूब का मतलब क्या है, हमारा जो डेटा है उसमें 3 इनपुट वैल्यूज़ है, x बिलोंग्स टू आर क्यूब यानी 3 इनपुट वैल्यूज़ होंगे, आर क्यूब यानी क्या, 3D स्पेस, तो 3 वैल्यूज़ होंगे यानी x1 x2 और x3। और क्या बोला है, हाउ मेनी पैरामीटर्स डू द फॉलोइंग मॉडल्स हैव, ठीक है, एज्यूमिंग दैट लीनियर कंपोनेंट्स ऑफ ऑल मॉडल्स हैव बायस टर्म्स, यानी बायस टर्म्स हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इनपुट भी है और एक बायस का टर्म भी है, ठीक है। तो ये टोटल आपके 4
वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू आर क्यू यानी 3D स्पेस यानी 3 इनपुट्स लगेंगे, और यहाँ पे बोला है मैंडेटरी बायस है तो मैंने बायस भी डाल दिया है। अब यहाँ पे बोला है बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन है तो कितने पैरामीटर्स लेंगे। मुझे एक चीज़ पता है, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जितने पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है उतना ही लगेगा, कोई रिडंडेंसी नहीं होगी, ठीक है, कोई भी रिडंडेंसी नहीं होगी। तो टोटल कितने यहाँ पे पैरामीटर्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, तो टोटल कितने पैरामीटर्स हैं, 4 पैरामीटर्स हैं। अब अगर यहाँ पे पूछा जाए मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन विद 2 आउटपुट वैल्यूज़, अगर आपके 2 आउटपुट वैल्यूज़ हैं तो फिर क्या होगा यार, अगर आपके 2 आउटपुट वैल्यूज़ हैं तो फिर क्या होगा बताओ। 2 आउटपुट वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ 2 क्लासेस। तो ये बेसिकली ना ये आपके 2 वेट वेक्टर्स बना लेगा। सबसे पहला जो वेट वेक्टर्स है W1 वो कुछ ऐसा दिखेगा, x1 x2 x3 और बायस, और जो दूसरा वेट वेक्टर है वो कुछ ऐसा दिखेगा, W2 x1 x2 x3 और बायस। तो देखो यहाँ पे रिडंडेंसी बन गई, एक ही चीज़ 2 बार है यानी ये रिडंडेंसी बन जाती है, जो कि मैंने बताया भी था सॉफ्ट मैक्स में रिडंडेंसी बहुत होती है। तो रिडंडेंसी बन गई तो टोटल कितने तुम्हारे पैरामीटर्स लग रहे हैं, 4 + 4 8। तो यहाँ पे कितने पैरामीटर्स हैं, 8 पैरामीटर्स। ये हमेशा याद रखना कि अगर k = 2 के लिए बताया गया है, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन अगर चल रहा है, इसका मतलब आप गारंटी के साथ जान लो k = 2 की ही बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पैरामीटर्स लग रहा है, क्यों लग रहा है, देखो यार सॉफ्ट मैक्स क्या करता है, सॉफ्ट मैक्स तो दिखाया भी था मैंने, α1 α2 है, 2 पैरामीटर्स ले रहा है। अगर ये α1 x1 x2 x3 बीटा है तो ये α2 भी x1 x2 x3 बीटा होगा। तो यहाँ पे टोटल 8 पैरामीटर्स हो जा रहे हैं। सो दैट्स वाई वी शुड नॉट यूज़ सॉफ्ट मैक्स रिग्रेशन फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हो जाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है।